हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर द टर्म 1। आपके बोर्ड्स में जो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं, हम कुछ उसी टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से किस तरह के एमसीक्यूज जो हैं आपके टर्म 1 में फ्रेम हो सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और इनको करने के बाद डेफिनेटली आपकी स्टडी में इस चैप्टर में बहुत सही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल जो हैं इस चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं आपके बोर्ड में। वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आपके फ्रेम हो सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपके इन बोर्ड्स, अपकमिंग बोर्ड्स में। टर्म 1 के जो बोर्ड्स हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस को अब करने जा रहे हैं। देखते हैं किस किस तरह के सवाल जो है बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स सर्टोली सेल्स। आपने सर्टोली सेल्स का नाम तो सुना होगा और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला गया है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा हार्मोन है? सारे हार्मोन्स के नाम है। विच हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स सर्टोली सेल्स। अच्छा, सर्टोली सेल जो होती हैं जिन्हें हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, ये वो सेल्स होती है जो कई इनिशियल जो प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलपमेंट होते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों में, उन डेवलपमेंट में कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, इसका कनेक्शन कैसे है जरा उस पर भी नजर मारते हैं। होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो रीजन होता है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, हाइपोथैलेमस रीजन क्या करता है? हाइपोथैलेमस रीजन जो है वो जीएनआरएच रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब इस जीएनआरएच का लेवल बढ़ने लगता है तो वो स्टिमुलेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो इसके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है? एफएसएच जो है उसका बनना शुरू हो जाता है। और एफएसएच जो है, एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? वो स्टिमुलेट करता है किसको? सर्टोली सेल्स को। किसको? सर्टोली सेल्स को। तो अब यानी कि आपको इससे कनेक्शन एक मिल गया होगा कि जैसे हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, वहां से जीएनआरएच की बात की, जीएनआरएच का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? वो सिक्रीट करेगी किसको? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और ये फिर किसको स्टिमुलेट करता है? ये सर्टोली सेल्स को। और सर्टोली सेल्स जो है फिर ये आगे जाके अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही फिर डेवलपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ वहां पे, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा, वो कौन सा होगा? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन इस चार्ट के अकॉर्डिंगली या इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे वो बनेगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। अगले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस आर। यहां कई सीक्वेंसेस हमें दिए गए हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बना। ये बोल रहे हैं कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है, लास्ट में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पर्मेटोजोआ का नाम भी देते हैं, है ना। प्रोसेस आप लोगों ने सुनी होगी। तो यहां पे कौन सा सीक्वेंस जो है वो एकदम करेक्ट माना जाएगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमें स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिल रही है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया जहां जहां है सबसे पहले वो चीज बिल्कुल ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया कहां पे? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया ही है। स्पर्मेटोगोनिया कहां है? आपके एक सी ऑप्शन में है और एक में है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। जब डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आया, वहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फॉर्मेशन होगा किसका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। प्राइमरी से क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है वो बनेंगे आपके स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड जो आगे जाके बनाते हैं किसको? स्पर्म्स को, राइट। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ऊपर में तो हमने क्या देखा कि स्पर्मेटिड पहले ही आ गया, तो स्पर्मेटिड्स तो पहले बनते ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और मैंने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले आएगा, स्पर्मेटिड तो यहाँ पे ही पहले है, राइट। तो स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म्स जो है उनका फॉर्मेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी,
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम, पार्चुरेशन का मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ प्लासेंटा से रिलेट करता है, फुली डेवलप्ड फीटस से ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, बोथ प्लासेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस। देखिए दोनों से ही जो है वो रिलेशन होता है उसका। आपने सुना भी होगा इसको कि जो प्लासेंटा है और जो फुली डेवलप्ड फीटस है उनका कनेक्शन होता है, राइट। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का। किसका नाम देते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का हम इसको नाम देते हैं। तो दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है जी। तो दोनों का ही रोल होता है इसमें। और जो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो मैटरनल जो मदर का जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से जो है वो रिलीज आउट होता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस की जो वॉल होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और जो यंग वन है, जो बना है, जो फीटस है, वो आसानी से बॉडी से बाहर आना शुरू कर देता है, राइट। तो दोनों ही अपना इसमें रोल प्ले करते हैं, प्लासेंटा भी और फुली डेवलप्ड फीटस भी। प्रोसेस आप लोगों ने सुनी होगी जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का यहाँ पे नाम दे रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ आई होगी। एंड देन फिर वो कॉन्ट्रैक्शन वाली बात। उसके अलावा द लिडिक सेल्स आर सोर्स ऑफ, लिडिक सेल्स किसका सोर्स है, देखिए लिडिक सेल्स जो सोर्स है, लिडिक सेल्स क्या करती है, सिंथेसिस करती है किसका, एंड्रोजन का। फ्रुक्टस नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, कोई म्यूकस व्यूकस नहीं है। लिडिक सेल्स किसका सिंथेसिस करती है, एंड्रोजन का, या हम कहीं कि टेस्टोस्टेरॉन जो बनते हैं उससे आगे उनका। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक करेक्ट आंसर यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है जी, राइट। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे, इससे जो मेल के जो कैरेक्टर्स हैं टेस्टोस्टेरॉन से, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें जो डेवलप्ड होते हैं, वो इसी हार्मोन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, स्पर्मिएशन की जो प्रोसेस होती है ये कहां से हमें देखने को मिलती है। नंबर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शंस पे नजर डालिए जरा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, उसके बाद वास डिफरेंस हो गया, एपिडाइडमिस हो गया, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो जो प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द विच पार्ट, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस एंड द लास्ट वन which is the prostate gland। prostate gland से तो कोई रिलेशन नहीं है। स्पर्मिएशन की जो प्रोसेस है वो रिलीज होती है कहां से, आपकी इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और स्पर्मिएशन की प्रोसेस के बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं ना, ये इस सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं, ये न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं वहां से, नरिशमेंट कलेक्ट करते हैं वहां से, नरिशमेंट इनका जो हेड है वो वहां पे उस तरफ जाता है न्यूट्रिशन लेने। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे वासा डिफरेंस तो बाहर हो गया, एपिडाइडमिस भी बाहर वाली डक्ट हो गई, स्पर्मिएशन प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले कहां से रिलीज होंगे प्रोसेस, कहां से रिलीज करती है स्पर्म्स को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसको हम एक तरीके से स्पर्म्स की फैक्ट्री का भी नाम देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे एक्चुअली प्रोसेस हो रही है वो पूरी की पूरी, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो बाकी की तो डक्ट्स है ना, वासा डिफरेंट डक्ट है, एपिडाइडमिस डक्ट है, वो तो बाहर उसको सिर्फ कैरी आउट करके आप ये समझिए कि वो तो बाहर लेके जा रही है उसको। और कुछ डक्ट ऐसी हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं ग्लैंड्स के साथ मिलाने में, और ग्लैंड्स क्या करती है, ग्लैंड्स उसको एक तरीके से लुब्रिकेशन, कोई लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट, कुछ नरिशमेंट थोड़ा सा दे रहे हैं उसको, ग्लैंड्स का इतना ही काम है, राइट। तो सीमन और स्पर्म्स में यही तो फर्क है ना, जो सीमन बन रहा है, सीमन क्या है, सीमन वो है जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन है, जो एक तरीके से लुब्रिकेशन है, जबकि स्पर्म्स जो है वो स्पर्म एक अपने आप में सेल है, राइट। तो स्पर्म्स जो बन के आ रहे हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ रहे हैं, राइट, और वो डक्ट जो अपना इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर प्ले करती। तो करेक्ट आंसर यहां पे होना चाहिए हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म्स एंड देयर फंक्शन। तो भाई दो तरफ है, एक तरफ आप नजर मारिए जरा, यहाँ पे ये वाली जो साइड है हमारी, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है स्पर्म्स के पार्ट्स को, और दूसरी तरफ जब हम ये वाली साइड देखते हैं तो यहाँ पे उन सभी के फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो आप देखिए जरा, जैसे कि हेड रीजन है, हेड के पास क्या होता है, हमें पता है कि हेड रीजन हो गया, मिडिल पीस हो गया, उसके अंदर टेल रीजन हो गया, हम तीन पार्ट्स में देखते हैं। हेड के पास क्या होता है, हेड के अगर हम रीजन में देखें तो वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आप इस तरीके से देखते हैं डायग्राम को, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं डायग्राम को, राइट। और नीचे उसके पास टेल रीजन हो गया,
राइट। तो हेड रीजन में उसके क्या प्रेजेंट होता है, उसका क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है बेसिकली। अगर मैं देखूं तो हेड रीजन में क्या है, हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ना कि हेड जो है वो क्या हो गया, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी, तो हेड के लिए आ गया हमारा जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, फिर जो मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे प्रेजेंट होते हैं, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं उसको, एनर्जी। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन यानी जो बी के लिए हो गया वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद जो टेल होती है, टेल के लिए अगर मैं देखूं तो टेल क्या करती है, स्पम्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, मूव कराने में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हम जानते हैं ना कि मेल गैमेट्स को ही ज्यादा मूव करके आना होता है, मेल गैमेट्स को ही ज्यादा आना होता है ट्रैवल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में। तो बचा क्या, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, एक तरीके का एंजाइम है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो बन रहा है यहाँ पे ए के साथ 4 बन रहा है। ए के साथ 4 किस में है, ए के साथ 4 देखिए, हेड रीजन हमने मिला है जेनेटिक मटेरियल, तो ए के साथ 4 जो है वो 2 में ही है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमने वैसे एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद जो हमारा मिडिल पीस है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 3। तो 3 किस में हमारा, इसमें है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो बी जो होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा। देखिए ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोप ये हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन भी बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन भी बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय, तो नॉट के लिए बोला तो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कहां से पढ़ते हैं हम, अभी हमने बात भी की थी शायद, जैसे कि एफएसएच की बात की थी, तो वही है। कहां से बनता है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी से, बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऑप्शन, अब यहां एक तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो कुछ फंक्शंस के बारे में बताए गए उनके, ठीक है, या पोजीशंस को लेके बताई गई बातें। ठीक है, तो अब देखिए जरा, ट्रोपोब्लास्ट है, जैसे क्लीवेज है, इनर सेल मास है, इम्प्लांटेशन है। ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के जो बात की कंडीशंस हैं कुछ उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे, जैसे मोरूला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट है, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स, एक्चुअली वही है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की कंडीशंस जो हैं उनके बारे में बताया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान रखिएगा। तो ट्रोपोब्लास्ट होता है, ट्रोपोब्लास्ट क्या है, ट्रोपोब्लास्ट को अगर हम देखें, क्लीवेज क्या है, क्लीवेज को अगर हम देखते हैं तो क्लीवेज जो है एक तरीके का सेल डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से डिवीजन देखने को मिलता है। और कहीं है यहाँ पे कुछ डिवीजन को लेके नहीं है। तो क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रोपोब्लास्ट क्या है, दैट इज एन लेयर, आउटर लेयर जो होती है, ट्रोपोब्लास्ट जो होती है एक तरीके की आउटर लेयर जो हमें देखने को जो फॉर्म होती है, दैट इज एन रिलेटेड टू द आउटर लेयर, किसकी, जो ब्लास्टोसिस्ट की, एंड अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल। तो आउटर वॉल लेयर होती है आपकी, जो आउटर मोस्ट लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, जो अटैच टू द एंडोमेट्रियम से, वो क्या है हमारी ट्रोपोब्लास्ट हो गई। ठीक है, क्या बचा, इम्प्लांटेशन। देखिए इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जहां पे इम्प्लांट होना, यानी कि यूट्रस के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट बना ना बाद में, तो वो आगे जाके इम्प्लांट हो जाता है कहां पे, यूट्रस के अंदर स्पेसिफिक साइट पे। तो ग्रुप ऑफ सेल implantation, embedding of blastocyst into the endometrium, and that now what is endometrium, that is the inner layer of the uterus which protect the this fertilized or this cell of mass, जो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो यानी कि डी का क्या हो गया हमारा फर्स्ट, और सी का क्या हो गया हमारा सेकंड। तो डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट देखिए 2 ऑप्शन में है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, ए का हमने क्या ऑप्शन ऐड किया, ट्रोपोब्लास्ट इज एन आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसेल, जो कि है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 किसमें, इसमें। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट बनना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है एकदम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेम्ब्रेनस कवर द ओवम ऑफ ओवल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन्स कवर द ओवम एट द ओवल्यूशन विच इज द कोरोना रेडिएटा, जो कि एक आउटर लेयर होती है, उसको हम कोरोना रेडिएटा का नाम देते हैं। तो किसके थ्रू कवर होता है, वो कोरोना रेडिएटा से कवर होता है। यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, कोरियन नहीं बाद में बनेगा, और जोना नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, कोरोना
रेडिएटा जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। मोरूला इज डेवलप्ड स्टेज, मोरूला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। अच्छा, मोरूला एक डेवलपमेंटल स्टेज है, बिल्कुल है, ठीक है। तो लेकिन किसके बीच में है ये पूछा इन्होंने कि बिटवीन द जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गेस्ट्रूला आफ्टर इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। देखो मोरूला एक सेल का मास है ना, क्लीवेज होती रहती है, क्लीवेज हमें देखने को मिलती है, 2 स्टेज, मोरूला इज अ मास ऑफ सेल, तो 2 सेल स्टेज, 3 सेल, और वो डिवीजन होता रहता है जब तक वो कहां पे जाके, जब तक वो जाके एक जो इम्प्लांटेशन है तब तक वो नहीं हो जाता, जब तक वो हमें देखने को मिलता रहता है। तो जाइगोट बना, जाइगोट से लेके जब वो इम्प्लांट हो गया, कहां तक, इम्प्लांट कौन होता है, इम्प्लांट होता है, अभी पीछे भी क्वेश्चन में बात की, तो वो होता है ब्लास्टुला, जिसे आप ब्लास्टोसिस्ट का नाम भी देते हो, राइट। तो उसके बीच की स्टेज है वो, जहां पे हमें 2 सेल मास, 4 सेल मास, 8 सेल मास, 16 सेल मास, मतलब इस तरीके से हमें डिवीजन देखने को मिलता रहता है, राइट। तो बिटवीन द इम्प्लांटेशन एंड द पार्चुरेशन, इम्प्लांटेशन तो हो गया और पार्चुरेशन होता है आपका चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो वो स्टेज नहीं है, राइट, चाइल्ड बर्थ वाली स्टेज तो नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दो। आफ्टर द इम्प्लांटेशन, मोरूला मैं कह रहा हूं, मोरूला एक डेवलपमेंटल स्टेज है, जो कि क्या है, एक मास ऑफ सेल है बेसिकली, ठीक है, सेल का मास है, सेल मास है, आप इतना आसान शब्दों में बोल सकते हो कि एक सेल का मास है, जो सेल टूटती रहती है, बनती नहीं बन रही है और बनाई जा रही है, मतलब डेवलप हो रही है, ठीक है। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन तो वो कंडीशन होती है जब इम्प्लांट हो गया, यानी कि यूट्रस के अंदर आ गया ब्लास्टोसिस्ट, तो वो तो नहीं होगी, मैंने कहा कि अभी डेवलपमेंट चल रहा है। बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड द गेस्ट्रूला, देखिए गेस्ट्रूला जो है आगे जाके गेस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होना, लेयर्स का फॉर्मेशन होना, पार्ट्स बनना, उसमें से गेस्ट्रुलेशन की प्रोसेस आगे की होती है, वो ब्लास्टोसिस्ट के बाद की ही है एक्चुअली, ठीक है, गेस्ट्रुलेशन जो ब्लास्टुला से डेवलपमेंट होना ब्लास्टुला का, तो गेस्ट्रुला की स्टेज भी यहाँ पे नहीं आएगी। सो बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टुला की जो स्टेज है हमारी, मोरूला क्या है, एक डेवलपमेंटल स्टेज है, किसके बीच में, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की स्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर जो है हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। चलिए तो ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फाउंड इन ईच टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं हम इसमें, तो टोटल कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसको हम कंपार्टमेंट्स का नाम भी देते हैं, कि टेस्टिस के अंदर हमें कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, तो वो कौन से हो गए आपके, ये 250 कंपार्टमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज नोन एज, डिलीवरी ऑफ द फीटस, गैस्ट्रुलेशन नहीं होता, अभी हमने बात की गैस्ट्रुलेशन तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो डेवलपमेंट का पार्ट है, जो लेयर्स बन रही है। जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का, जैसे ह्यूमंस में 0 to 9 मंथ देखने को मिलता है, +- 7 डेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस पता ही है आपको, अभी बात की हमने इम्प्लांटेशन प्रोसेस की कि यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का आना, दैट इज इम्प्लांटेशन, और पार्चुरेशन जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जो चाइल्ड के बर्थ के होने की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा इसमें वो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, हमें इस फिगर को आइडेंटिफाई करना है। ये फिगर एक डेवलपमेंटल स्टेज है, आपने एनसीईआरटी में शायद इस फिगर को ना देखा हो, और ये फिगर एक डेवलपमेंट स्टेज को बता रही है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है, ठीक है जी। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या है ये एक ट्रोपोब्लास्ट है एक्चुअली, राइट। नो, दैट इज द रीजन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट, दैट इज एन नॉट अ मोरूला। मोरूला जो हमें 2 स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज इस तरीके से देखने को मिलता है, और ये जो होगा ये एक ब्लास्टोसिस्ट होगा एक्चुअली। क्या है ये एक ब्लास्टोसिस्ट होगा, डेफिनेटली ये एक ब्लास्टोसिस्ट है, और या जिसको आप ब्लास्टुला भी बोलते हो, ठीक है, या तो आप इसको ब्लास्टुला का नाम भी देते हो, ठीक है। कहां से बनेगा ये ब्लास्टुला, या जो ब्लास्टोसिस्ट होता है कैसे बना, मोरूला से। ब्लास्टोसिस्ट जो है ये कैसे बना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो मोरूला से हुआ है, तो मोरूला तो वैसे ही गायब हो गया, ठीक है। ये जो बनता है स्ट्रक्चर ये मोरूला से बनता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो अलग अलग सेल्ड स्टेज में हमें जो देखने को मिलता है वो वाली बात, राइट। तो ट्रोपोब्लास्ट नहीं है, ट्रोपोब्लास्ट तो एक बाहर की लेयर होती है, ट्रोपोब्लास्ट तो एक लेयर होती है, तो दैट इज अ लेयर, और ये पूरे की पूरी फिगर की बात कर रहा है। तो ये एक ब्लास्टोसिस्ट है जो कि एक सेल का मास है, और ये जाके इंप्लांट हो जाएगा कहाँ पे,
यूट्रस के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे डी जो है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ये फिगर के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है कि फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। देखिए फॉलिकुलर फेज, एक होता है ओव्यूलेटरी फेज जहां पे ओव्यूलेशन होता है पीक पे, ठीक है, ओव्यूलेशन जहां पे पीक पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हम कई फेजेस पढ़ते हैं। और एक जो होता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज जो होता है जिसे हम सिक्रेटरी फेज का नाम भी देते हैं। अलग अलग फेजेस हैं, सिक्रेशन ज्यादा होता है हार्मोन्स का, जैसे सिक्रेशन हो गया कुछ इस तरीके से, तो सिक्रेटरी फेज होता है ये एक। उसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका प्रोलिफरेटिव फेज, तो फॉलिकुलर फेज जो है जो ग्रोइंग फेज होता है, जो डेवलपिंग फेज होता है, तो उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज का नाम देते हैं, दैट इज अ फॉलिकुलर फेज। और मेंस्ट्रुअल फेज हो गया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड जो है वो इनिशियल डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के देखने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगेन वी हैव अ फिगर, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, दैट्स डायग्राम व्हाट वी हैव गिवन, एंड आइडेंटिफाई करना है हमें ए और बी रीजन को। आपने एनसीईआरटी में फिगर जरूर देखी होगी, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस फिगर। तो जोना पैलुसिडा रीजन, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा है ए, या फिर जोना पैलुसिडा है। यॉक्सेक तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि यॉक्सेक जो हमें देखने को मिलता है वो जब हम बात करते हैं किसके अंदर, एक जब डेवलपमेंट की बात करते हैं फीटस की, तो वहां पे आपने डायग्राम देखा होगा, तो वहां पे यॉक्सेक देखने को मिलता है। कोरोना रेडिएटा एंड यॉक्सेक तो ये तो एलिमिनेट हो गए वैसे, क्योंकि यॉक्सेक तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, यॉक्सेक की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है वो, आपने डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में, जब डेवलपमेंटल फीटस का डायग्राम दिखाया गया तो वहां पे यॉक्सेक हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो हमारा, देखिए लेयर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बाहर वाली लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ हम जाएं तो एक होती है कोरोना रेडिएटा लेयर। कोरोना रेडिएटा के बाद आती है जोना पैलुसिडा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा, उसके बाद अंदर लेयर आती है कोरोना रेडिएटा, फिर आती है जोना पैलुसिडा लेयर, ठीक है। जोना पैलुसिडा के बाद जो हम बात करते हैं एक स्पेस होता है, दैट इज स्पेस इज कॉल्ड पेरीवाइटलाइन स्पेस। पेरीवाइटलाइन स्पेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते थे, देखिए अलग अलग। और उसके बाद आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अलग अलग लेयर्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। देखो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये अनदर लेयर हो गई और फिर ये अदर लेयर हो गई हमारी, ये पेरीवाइटलाइन स्पेस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, कोरोना रेडिएटा मैंने कहा ये सबसे पहले, फिर ये उसके बाद, फिर ये उसके बाद। यहाँ तो दो ही पूछे, कई बार चार भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोरोना रेडिएटा बाहर आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे इसको, ठीक है जी। अब देखिए जरा यॉक्सेक, अभी हम यॉक्सेक की ही बात कर रहे थे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड, कैविटी ऑफ यूट्रस एंड द प्लासेंटल विलाय। देखिए विलाय जो पार्ट है प्लासेंटल विलाय, तो ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द प्लासेंटल विलाय, ये तो प्लासेंटल विलाय हो गया हमारा। और दूसरा अगर मैं अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करूं तो ये हो गई आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है जी। उसके अलावा ये फिटस हो गया, फिटस तो है ही नहीं ऑप्शन में वैसे उसके बाद ये जो रीजन है इसको बोलते हैं यॉक्सेक। क्या होता है ये, यॉक्सेक जो है हमारा वो ये वाला पोर्शन हो गया। और उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई हमारी, तो ये तो नहीं है, हमारे से ये पूछा गया, ऑप्शन तो हमारा करेक्ट ये हो ही गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई। एंड दैट इज द रीजन विच इज द कैविटी ऑफ द यूट्रस, दैट इज द रीजन विच इज द कैविटी ऑफ द यूट्रस। अगर आपने एनसीईआरटी में इसी डायग्राम की बात कर रहा था, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा है तो आप देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे यॉक्सेक क्या है, फिटस क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। मैं इसी डायग्राम के बारे में अभी बात कर रहा था,
तो जो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम क्या है हमारे पास, ये यॉर्क सैक है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, हमारा ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन हियर वी हैव द फिगर, और देखते हैं फिगर हमें क्या बोलती है। आइडेंटिफाई द सेल्स दैट अंडरगोज स्पर्मियोजेनेसिस फ्रॉम द डायग्राम। स्पर्मियोजेनेसिस, देखिए स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है कि जो स्पर्मेटिड्स होती हैं, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में बनना, ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ जिसे हम स्पर्म्स भी तो बोलते हैं, ठीक है। तो हमें फिगर में यही चीज बोली है कि स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना एक्चुअली, राइट। तो ये हो गई आपकी, देखिए सर्टोली सेल्स, ठीक है, जिसके पास वो नरिशमेंट के लिए हाइड्रोजन जा रहा है, नरिशमेंट लेगा उससे, और कौन जाएगा, आपका जो स्पर्मेटिड्स जो होंगे हमारे, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोसिस स्पर्मेटोजोआ का बनना। तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन पूछिए करेक्ट यहाँ पे, ये तो नहीं होंगे वो पार्ट, ये तो है ही नहीं, ये तो अलग हो गया। ये आपकी सर्टोली सेल्स हो गए इसमें, ये अदर आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, और ये वाला जो रीजन हो गया आपका वो स्पर्मेटोजोआ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके पार्ट हो गए। तो स्पर्म यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बनेगा, स्पर्मेटिड से भी बन रहा है, तो वो वाई रीजन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आइडेंटिफाई द सेल ऑफ दैट अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस, तो कौन सी होगी वो, बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तो यानी कि वाई वाला जो रीजन है, यानी कि जो वाई वाला जो रीजन है वो उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को उसके अंदर मिलेगा। अगली बात करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स क्या करती है। इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स जो है वो क्या करती है, वो सिंथेसिस करती है किसका, एंड्रोजन का या टेस्टोस्टेरोन का, या हम बोल सकते हैं सिक्रीट करती है एंड्रोजन्स को, ठीक है। एंड्रोजन्स वैसे तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन सिक्रेट एंड्रोजन्स उन्हीं के बारे में बात की जा रही है ये। तो सिंथेसिस करती है एंड्रोजन का, यस, या सिक्रेट करती है एंड्रोजन्स को, या टेस्टोस्टेरॉन्स के लिए जो आगे उसका फॉर्मेशन करने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर जो है वो बोथ ए और बी जो है वो दोनों करेक्ट आंसर इसमें हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन, सेमिनल प्लाज्मा ऑफ द ह्यूमन विच इज रिच इन व्हाट, क्या किस किस से रिच होता है। देखिए बात करते हैं फ्रक्टोस की। फ्रक्टोस तो प्रेजेंट ही होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो इतना मूव कर पाता है, ठीक है। कई अदर भी आयंस जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखो फ्रुक्टोस जो है मेन सोर्स होता है, फ्रुक्टोस एक मेन सोर्स होता है उसके अंदर। और फ्रुक्टोस हमारा कौन कौन से ऑप्शन में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। मैग्नीशियम आयंस का इतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना ज्यादा कैल्शियम आयन का होता है, जो उसको प्रोटेक्शन में भी हम बोल सकते हैं कि अपना रोल प्ले करते हैं, और एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही रहा है। फ्रक्टोस जो है मेजर सोर्स जो है वो किसका है, फ्रक्टोस का होता है सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन ह्यूमन फीमेल secretion of which of the following hormone does not decrease during the menopause। देखिए menopause क्या है, menopause की जब हम बात करते हैं तो एक स्टॉप, मीनो और पॉज, ये किससे रिलेट कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो एट द एज ऑफ, लगभग हम जो पढ़ते हैं एवरेज एट द एज ऑफ लाइक 50 to 55, या कुछ रेयर केसेस में इससे ऊपर भी चली जाती है, तो वो स्टॉप हो जाती है। क्योंकि ये रेयर केसेस के लिए, कहीं आप मान लो इसको, ठीक है, तो ये रेयर केसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एट द एज ऑफ दिस इतने में वो स्टॉप हो रही। अब सवाल बोला गया है, सवाल को जरा दोबारा देखिए। सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट डिक्रीज मेनोपॉज, डज नॉट डिक्रीज मेनोपॉज, डज नॉट डिक्रीज, जिससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, डज नॉट डिक्रीज। ह्यूमन फीमेल सिक्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट डिक्रीज ड्यूरिंग द मेनोपॉज। देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई रोल उसके अंदर नहीं, मतलब वो कोई रोल से मेरा मतलब है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डज नॉट डिक्रीज। दूसरा जो है यहाँ पे आपका जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो भी, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं ये, ठीक है जी।
और एस्ट्रोजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है उसका लेवल जो है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी आप लोगों ने देखा। तो इनके ऊपर ह्यूमन फीमेल सिक्रेशन जो है विच आर द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट डिक्रीज ड्यूरिंग द मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम पे डिक्रीज नहीं होते, तो वो हो गए आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उनके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, दोनों ही ए और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें ओड वन इसमें से आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि फिम्ब्राई हो गया, इनफंडिबुलम हो गया, स्थमस हो गया। ये आपको पता है कि ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे तो सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, लेकिन ये एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। क्या है ये एक एक्सटर्नल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो है ये आपके इंटरनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फिम्ब्राई हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि होल्ड, जैसे कि हमें दिखता है कि वो होल्ड करके रख रहा है, कुछ ऐसा फिगर में दिखता है। सो फिर इनफंडिबुलम हो गया, स्टमक हो गया, तो ये सभी फेलोपियन ये ट्यूब के पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से ओड वन हो गया आपका वुल्वा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटलीस्ट हाउ मेनी meiotic divisions are required for formation of 100 zygotes? zygotes 100 बनाने के लिए, zygote 100 बनाने के लिए कितने meiotic division की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब zygote में क्या है आप लोग जानते हो, zygote में क्या है, zygote में मेल और फीमेल दोनों के ही गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब जब हम मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो मेल में जब हमें meiotic डिवीजन देखने को मिलता है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, तो कितने स्पोर बनाता है, 4 मेल गैमेट को फॉर्म करेगा एक बारी में, वन इन मेल। जो meiotic डिवीजन होगा, जो एक meiotic डिवीजन होगा वो कितने बनाएगा, 4 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ये बात समझ आई। तो meiotic डिवीजन जब मेल्स में हो रहा है तो 4 मेल गैमेट जो है वो बनेंगे किसमें, एक मेल के meiotic डिवीजन से। 100 की बात हो रही है, 100 जाइगोट की, तो यानी कि इनको 1 से 4 मिल रहा है, तो यानी कि 25 से कितना मिलेगा, 100 बात हो रही है। तो ये तो निकला मेल का। और फीमेल में जब हम बात करेंगे इस meiotic डिवीजन की, तो वहां पे एक meiotic डिवीजन से जो है एक फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है, एक फीमेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इसको कितनी बार करना पड़ेगा, 100 टाइम्स, और 25 बार उसको, तो 25 बार ये करेंगे तब 100 बनेंगे, और 100 बार ये करेंगे तब 100 बनेंगे। तो 25 जमा 100 125, तो ये कितना हो गया आपका 125 टाइम्स हमें देखने को मिलेगा। तो बी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि ट्रोपोब्लास्ट, यहाँ कुछ पार्ट्स लिखे गए हैं, ट्रोपोब्लास्ट क्लीवेज, कंडीशन है अलग अलग, गैस्ट्रुलेशन की हो, इनर सेल मास हो, क्लीवेज हो, यहाँ उनके ऑपोजिट कुछ फंक्शन या उनसे रिलेटेड कुछ फंक्शन की बात की गई है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रोपोब्लास्ट है सबसे पहला यहाँ पे। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है एंडोमेट्रियम में, ग्रुप ऑफ सेल है जो कि फॉर्म कर रहा है एम्ब्रियो को, या फिर आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की। तो ब्लास्टोसिस्ट हम पढ़ते हैं ना, ब्लास्टोसिस्ट में जैसे जो आपका ब्लास्टुला है जो इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर, हम उसकी बात करते हैं, राइट, विच इज एक्चुअली लाइक अ लेयर। तो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या है, ट्रोपोब्लास्ट जब हम देखते हैं सेल के मास को, तो ट्रोपोब्लास्ट क्या है, ट्रोपोब्लास्ट जो है एक आउटर लेयर होती है, दैट इज एन आउटर लेयर ऑफ ये ब्लास्टोसिस्ट। क्लीवेज में हमें डिवीजन देखने को मिलता है, क्लीवेज में हमें डिवीजन देखने को मिलता है, कौन सा, माइटोटिक डिवीजन की जब हम बात करते हैं, यानी कि माइटोसिस की प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये कंप्लीटली किसके साथ चला जाएगा, लेकिन फर्दर हमें ग्रोथ उसके अंदर एम्ब्रियो में देखने को नहीं मिलती। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है जी, क्लीवेज हो गया माइटोसिस से रिलेटेड। उसके बाद आपका ट्रोपोब्लास्ट हो गया आउटर लेयर, फिर आता है इनर सेल मास ना। व्हाट इज इनर सेल मास, इनर सेल मास इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इनर सेल मास इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच फॉर्म्स एम्ब्रियो, जो आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन होगा फिर उससे, राइट, जानते हैं आप लोग ये। और उसके बाद जो गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन में क्या है हमारा, दैट इज अ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इन द एंडोमेट्रियम,
मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो हमें देखने को मिलती है किसमें, गैस्ट्रुलेशन में। फर्दर जो अनदर प्रोसेस है ब्लास्टोलाइसिस, ब्लास्टुला के बाद, ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस जो होती है, जहाँ पे हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम जाएंगे यहाँ ऑप्शंस पे अपने, तो ए हमने मार्क किया 3 के साथ, ए में जो मार्क है हमारा 3, ए में मार्क है हमारा 3, और तो ए में मार्क हमारा 3 एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों तो पहले एलिमिनेट कर दिए हमने। उसके बाद क्लीवेज जो है आपका 4th ऑप्शन पे आ गया, क्लीवेज यानी कि सेकंड ऑप्शन जो आपका बता रहा है किसमें, 4th ऑप्शन तो आपका ये हो गया। तो हमारा बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, जो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हमारा फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम क्या कंटेन करता है? कोलेस्ट्रॉम जो होता है, कोलेस्ट्रॉम हम किसको बोलते हैं कि जो पार्चुरेशन होता है चाइल्ड बर्थ, उसके बाद लैक्टेशन का पीरियड आता है, यानी कि जो यंग वन है उसको न्यूट्रिएंट चाहिए कहाँ से, अपनी मदर से, राइट, मदर मिल्क जो होता है, तो कोलेस्ट्रॉम उसके अंदर होता है। कोलेस्ट्रॉम इज अ येलोइश फ्लूइड जो हमें मिल्क के अंदर देखने को मिलता है, काफ़ी पौष्टिक होता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, राइट, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अलावा कई एंटीबॉडीज भी होते हैं। ये एंटीबॉडीज हैं आपके, क्या है ये, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली बॉडीज होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो होता है वो IgA होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी भी होते हैं, कई एंटीबॉडीज होते हैं उसके अंदर, लेकिन ज्यादा अमाउंट में जो मेजरली हमें देखने को मिलता है वो IgA देखने को मिलता है, ठीक है। IgA होता है, प्लस मैंने क्या कहा कि बहुत सही अमाउंट में इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, इनसे क्या मिलता है इसको, इस IgA एंटीबॉडीज से, और न्यूट्रिएंट्स जो इनिशियली उसमें देखने को मिलते हैं कोलेस्ट्रॉम में, जो कि एक येलोइश लिक्विड होता है एक तरीके का, ठीक है। अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, थोड़ा सा येलोइश होती है। ये एक पैसिव इम्यूनिटी जो है ये प्रोवाइड करता है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये पैसिव इम्यूनिटी, मैंने कहा ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है, तो दैट इज रिलेटेड टू द पैसिव इम्यूनिटी। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनना चाहिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा? कौन सा हार्मोन जो है नहीं सिक्रेट होता किसके थ्रू, बाय ह्यूमन प्लासेंटा? देखिए HCG हो गया, HPL हो गया और एस्ट्रोजन हो गया, ये तो सभी आपके प्लासेंटल हार्मोन हो गए, जबकि LH जो अभी हमने बात की थी किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। ओके, इफ फॉर सम रीजन द वसा एफरेंशिया इन द ह्यूमन गेट ब्लॉक्ड, वसा एफरेंशिया एक ट्यूब होती है, राइट, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इफ सम रीजन वसा एफरेंशिया जो है ह्यूमन में ब्लॉक्ड हो जाए, इफ विल ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, कहां से कहां तक जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्लांट्स में, सॉरी ट्रांसपोर्ट करेगा एनिमल्स में, यानी कि ह्यूमन में स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने में, राइट। तो देखते हैं जरा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्ट कहां से होती है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि जहां से ये प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, वहां से ये मूव करते हैं किधर, रेटेटेस्टिस की तरफ। ठीक है, मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बता रहा हूं। रेटेटेस्टिस से जो है ये वसा एफरेंशिया की तरफ जाएंगे, ठीक है, वसा एफरेंशिया की तरफ जाएंगे और वहां से एपिडाइडमिस में मूव करते हैं, एपिडाइडमिस में मूव करेंगे, ठीक है, एपिडाइडमिस ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, एपिडाइडमिस में मूव करेंगे और एपिडाइडमिस से वासा डिफरेंस में, ठीक है, वासा डिफरेंस के अंदर जो है मूव करेंगे और वहां से यूरेथ्रा। तो ये जो है एक पाथवे इसका पूरा का पूरा बन जाता है, मतलब यहां से लेके यहां तक। अब देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम क्या ब्लॉक कर दें, अगर मान लीजिए किसी रीजन से वासा एफरेंशिया ब्लॉक्ड हो जाए, मतलब यहां पे हमने पाथवे रोक दिया, ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट हो गया, ये आपका एक फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, कि जहां से बना और जहां से निकला, जहां से बना जहां से निकला, बीच में क्या ब्लॉक हुआ, वासा एफरेंशिया। तो कौन कौन अफेक्टेड हुआ, ऑप्शन में क्या क्या है, पेनिस वजाइना तो भूल ही जाओ, ये तो अलग ही हो गया, बाहर ही हो गया बिल्कुल, वजाइना टू सर्विक्स में भी कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि इफरेंशिया अगर ब्लॉक्ड हो जाए तो इफरेंशिया
पेनिस वेजाइना तब पहुंचेगा ना, यूरिक पेनिस में तो तब पहुंचेगा जब यहाँ से आगे निकल पाएगा, और वेजाइना में तब पहुंचेगा जब पेनिस से बाहर निकल पाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, टेस्टिस टू एपिडाइडमिस, टेस्टिस से तो निकल गया है ना, कि यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में से तो निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। तो एपिडाइडमिस टू वास डिफरेंस पे जरा नजर डालिए, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस ये दोनों अफेक्टेड होंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली जो सही ऑप्शन हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारा बन जाएगा। ठीक है, अभी बोलते हैं टेस्टिस टू एपिडाइडमिस। टेस्टिस टू एपिडाइडमिस कैसे होगा, एपिडाइडमिस टू वास डिफरेंस, बिकॉज वास डिफरेंस एपिडाइडमिस टू वास डिफरेंस ही होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल जो है बी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अगर किसी रीजन से वॉसेफ्रेंशिया जो है ह्यूमन में ब्लॉक्ड होती है तो भाई यहाँ से तो आ ही रहा है बन के, वो टेस्टिस में से बाहर निकला वॉसेफ्रेंशिया पे, तो एफ आपका जो एपिडाइडमिस और टेस्टिस टू एपिडेमिस कैसे होगा, वॉसेफ्रेंशिया की बात हो रही है ना, तो वो डक्ट लेके आ रही है बाहर, तो एपिडाइडमिस से वॉसेफ्रेंशिया, हम टेस्टिस से एपिडाइडमिस भी बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली टेस्टिस से एपिडाइडमिस क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से टेस्टिस है, ठीक है, राइट, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से टेस्टिस में से बाहर आ रहा है, तो कह सकते हो कि टेस्टिस से एपिडाइडमिस तक का सफर खत्म हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर हम टेस्टिस से एपिडाइडमिस तक का उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हम उसके अंदर मान लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। देखिए 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। शेड ऑफ कौन सी होती है यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, इनर लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम, जिसका जो स्मूथ लेयर होती है और जिसका काम ही होता है कि अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तो हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें, एग जब फर्टिलाइज्ड होगा। लेकिन जब एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ तो उस लेयर की ज़्यादा लॉन्गर नीड नहीं होती, तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है तो उन ब्लड की फॉर्म में जो एक्चुअली उसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है तो उसके साथ वो लेयर बाहर आने लगती है, तो दैट इज एंडोमेट्रियम लेयर। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। डिफरेंट स्टेजेस पूछी गई डेवलपमेंट की। देखिए सबसे पहले जाइगोट है, तो जाइगोट तो सबमें होगा, जाइगोट के बाद बनता है क्या, मोरूला, मोरूला इसमें भी है, मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टूला और ब्लास्टूला के बाद आती है स्टेज गेस्टूला। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस हमें इसमें अंदर देखने को मिलेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू मेंस्ट्रुएशन, फ्रॉम बिगिनिंग टू मेंस्ट्रुएशन की बात पूछी गई है, शुरुआत से लेके अंत तक। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, एफएसएच होगा या फिर एस्ट्रोजन होगा, इसमें ये पूछा गया कि सबसे पहले जो आएगा हमारा कौन सा आएगा, या तो एफएसएच आएगा या फिर आपका जो है एस्ट्रोजन आएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद एस्ट्रोजन हो जाएगा और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बनता है। करेक्ट सीक्वेंस हार्मोन सिक्रेशन बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। अगर आप वो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है यानी कि कौन सा हार्मोन जो है वो सबसे पहले बनता है। तो एफएसएच हुआ, एफएसएच के बाद एस्ट्रोजन आएगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो करेक्ट सीक्वेंस जो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें वो मिलेगा किसका, इस ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये थे कुछ सवाल आपके चैप्टर नंबर 3 से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो इस चैप्टर को रिकॉल करने में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करेंगे कुछ और चैप्टर्स की। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।